नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के बी जानी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज के शो के मेहमान तबला नवाज सुल्तान अहमद है, जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं। अपने फ़न के माहिर सुल्तान अहमद साहब ने अपने कैरियर की इब्तदाई 70 के दहक से शुरू की और कई मुमताज़ गज़ल गुलकारों और ख़वालों के साथ अपने तबले की थिरकते तालों से महफिलों को रौनक बख्शी। इनमें हरिहरन, मुन्नी बेगम, आसिफ अली और ग़ुलाम फ़रीद मकबूल अहमद साबरी काबिल ज़िक्र हैं। सुल्तान अहमद अपने फ़न के ज़रिए शायकीन से खूब दाद व तहसीन हासिल की। सुल्तान अहमद साहब उस्ताद पापा खां के शागिर्द हैं। इन्हें एक और एज़ाज़ भी हासिल है कि स्टार वन चैनल के मशहूर कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीज़न 1 में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था, जिसमें वो हैदराबादी मज़ाहिया फ़नकारों के अलावा मुंबई के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और नरेंद्र बेदी के म्यूज़िकल कॉमेडी आइटम्स में इन्होंने साथ दिया। सुल्तान अहमद की उंगलियों का जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो कॉमेडी में नई रूह दौड़ने लगती है। नाजरीन, हम आपको बता दें कि सिक्के का दूसरा रुख ये है कि सुल्तान अहमद साहब एक बासलाहियत गुलकार भी हैं और वो गुलकारी के साथ तबला बजाते हैं और दक्कनी गीतों के अलावा गज़ल और क़व्वाली गाकर महफिलों में खूब रंग जमाते हैं। सुल्तान अहमद न सिर्फ हिंदुस्तान मुख्तलिफ शहरों के अलावा खलीजी ममालिक बशमूल दुबई, मस्कत, दोहा, क़तर और सऊदी अरबिया में मुनक़िदा कई स्टेज प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर अपने फ़न का लोहा मनवाया है। तो आइए नाजरीन, हैदराबाद के नामवर तबला नवाज सुल्तान अहमद के तबले पर खुसूसी पेशकश है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाजरीन, सुल्तान अहमद का बहुत बहुत सलाम और मेरे चाहने वालों को सलाम। और जानी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। जी जी, मैं हाजिर हूँ आपके सामने। जी जी। शुरुआत आपके इब्तदाई दौर से हम करना चाहेंगे कि इब्तदाई दौर की बातें आप ज़रूर बताइए। इब्तदाई दौर में मैं गज़लें गाता था, फिल्मी गीत गाता था पुराने। अच्छा। और दोस्तों में, फैमिली में, जनाने में, बच्चों में, बड़ों में बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि भाई आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो अच्छा। क्यों गाने का। तो जब गाने की बात आई तो बेगम अख्तर को मैंने गाना शुरू किया। अच्छा। उनकी गज़लों से शुरू किया। अच्छा। और उसके बाद में लता मंगेशकर के कुछ गाने से गाना स्टार्ट किया। अच्छा। और स्टार्ट करने के बाद जब महफिलों में जाने लगा तो लोग चाहने लगे, समझने लगे, हमको भी समझ में आया कि ये लाइन बहुत अच्छी है। तो बस शौक़ जाके आज कमर्शियल हो गए। अच्छा। अल्लाह का करम है कि बस यहाँ तक तो आ गए हम। अच्छा सुल्तान साहब, हमें ये ज़रूर बताइए, हमारी जो जानकारी है कि आप बचपन में अक्सर ढोलक के गीत, जी हाँ, जी हाँ, उन महफिलों में आप कुछ मज़ाहिया नग़मे गाकर बिल्कुल। लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते थे, बहुत ज़्यादा महसूस करवाते थे। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि इब्तदाई दौर में वो कौन सा कलाम रहा होगा जो आप हमें सुनाना चाहते हैं। अब जैसे कि बोलो खाला मिजाज कैसा है, अम्मा तेरी भो को बगा लेके आया हूँ, और उनकी सूरत पे प्यार आता है, ऐसे ढोलक के गीत, मज़ाहिया गीत, ये वो सब करते थे। तो लोगों को अच्छा दिखता था उससे। उसके बाद गज़ल भी गाने लगे, ढोलक के गीत भी गाने लगे, मज़ाहिया गीत भी गाने लगे, क़व्वाली भी गाने लगे। तो इस तरह से यहाँ तक। अगर आप चाहे तो उस दौर में आपने बचपन में जो गीत गाया था, अगर आप गुनगुनाना चाहें हमारे नाजरीन के लिए तो आप ज़रूर गुनगुनाएं। मैं गुनगुनाऊँगा। जैसे कि बेगम अख्तर की गज़ल है, शुरुआत करा था मैं। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ये तो खैर बेगम अख्तर का जी, आपने उनकी गाई हुई चीज़ सुनाई है, वो चीज़ आप ज़रूर सुनाएं हमारे नाजरीन के लिए। जो
मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। अम्मा तेरी भोको भगाले को आयो, 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 गिलेरा पतंग था उड़ाले को आयो, गिलेरा पतंग था उड़ाले को आयो। लगी मेरी शादी में हिंगना फिटकरी, लगी मेरी शादी में हिंगना फिटकरी, लगी मेरी शादी में हिंगना फिटकरी, फुगट में ढंडोरा पिटाले को आयो, फुगट में ढंडोरा पिटाले को आयो, अम्मा तेरी भोको भगाले को आयो। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत सा ये कलाम था दकनी पर मबनी। शुक्रिया। लेकिन एक बात है सुल्तान भाई कि जब आपने शुरुआत की थी गानों के ज़रिए, जी गुनगुनाते थे, दकनी गीत हो या फिर बेगम अख्तर की गाई हुई कुछ चीज़ें, लेकिन हमें ये ज़रूर बताइए कि तबला सीखना कैसे शुरू किया और क्यों? तबले के उस्ताद पापा खान साहब एक महफिल में मेरे को घर में एक महफिल में हमारे पास आते जाते भी थे। एक महफिल में हमको सुन के बोले कि भाई ये बच्चा तो बहुत अच्छा गाता है, तो इसको गाना सिखाएंगे। अच्छा। मगर गाना सीखने के लिए उन्होंने हमको बुलाया और हम उनके पास गए और उनके घर में ही हम रहने लगे। अच्छा। वो उनकी इतनी बड़ी तालीम थी, इतना बड़ा एहसान था उनका, उन्होंने अपना खिलाकर अपने गोद में बाजू बिठाकर हमको इस फन, जब वो तबला बजाते तो हम सुनते थे, तो उनको सुनने के बाद हमको शौक़ पैदा है कि हम तबला सीख लेंगे। तो जब तबला सीखे उन्होंने हमको सिखाया, तो जब तबला सीखे तो गाना पीछे हो गया, तबला सामने होगा, और तबले में अल्लाह करम से उस्तादों की दुआ से आज दुनिया भर में तबले के ज़रिए आपका नाम हो गया। तबले के ज़रिए पूरा नाम हुआ और गाना पीछे। मगर आज भी बाज़ महफिलों में गाना भी गाता हूँ, तबला ही बजाता हूँ, और गज़ल की महफिलें और ख़वाली की महफिलें, लाइट क्लासिकल की। ये तो खैर मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन ये हमें बताइए सुल्तान साहब कि आप फ़न गायकी के लिए उस्ताद पापा खान साहब का सहारा लिया, लेकिन आपने तबला उनके तबले को देखकर, उनका बजाना देखकर आपने सीखना शुरू किया। तो हमें ये ज़रूर बताइए कि उनके तालीम देने का तरीक़ा क्या रहा होगा? अरे बहुत 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 अच्छा था साहब, बहुत अच्छी तालीम थी उनकी। कभी कोई मावेज़ा नहीं, कभी कोई ऐसी बात नहीं, कभी गुस्सा नहीं, कभी कुछ नहीं, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मेरे को सिखाए उन्होंने। उनके बेटे थे 4, मुझे भी 5वां बेटा समझ के मेरे को पाले पोसे बड़ा किए और मेरे को अपनी तालीम से वाकिफ़ कराए। उसके बाद में उनके बच्चों से भी मैंने तालीम अब तक भी हासिल करता हूँ। अच्छा, तो जब तालीम का जिक्र होता है तो सलफ़ के क़ायदे सिखाए होंगे या फिर ठेके, रेले, लगियाँ, तो क्या औक़ात में आप उनसे तालीम हासिल कर पाते थे? अभी जब भी बैठते थे उस्ताद तो बोलते थे कि बेटे ये ठेका लगाओ, ये बजाओ, तो हम बजाते थे उसको। जैसे कि 16 मात्रे, नादिन धिन्ना नादिन धिन्ना नादिन धिन्ना नादिन तिन्ना, तो ये बजाते थे। उसके बाद में दादरा, धा दिन्ना तक दिन्ना धा दिन्ना तक दिन्ना धा दिन्ना तक दिन्ना धा दिन, कहरवा दिन ताता निताता धिन ताता तिताता धिन ताता इताता धिन ताता इताता धिन ताता ताता ताक 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 दिन ताता। ये बस ऐसी ढोलक भी आते थे। उसके बाद में तबले पे हाथ रखना शुरू करिए तो तबले में नाम हो गया। आज अल्लाह करम से दुनिया भर में लोग मुझे जानते हैं। बस क्या बात है। लेकिन एक बात है सुल्तान साहब के, आपकी जो इनफरादियत है वो ये है कि आप गज़ल हो या दकनी गीत हो या क़व्वालियाँ हो, तबला बजाते हुए आप गाते हैं। जी हाँ। कितना डिफ़िकल्ट होता होगा, क्योंकि बजाना एक
अलग है और गाना एक अलग चीज़ होती है। बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि सुर को देखना, ताल को देखना, अल्फाज की अदाई को देखना, फिर वो मेलोडी भी लाना, सुरों का ख्याल करना, फिर ऑडियंस का ख्याल करना, तमाम चीज़ें जो है जहन में रहती हैं। मगर उसके बावजूद भी अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया कि मैं ढोलक बजाते हुए, तबला बजाते हुए आराम से मैं गा ले सकता हूँ। 3 घंटे 4 घंटे का अपना प्रोग्राम कर ले सकता हूँ मैं। अच्छा, आज भी क्या बात है। इतना अल्लाह का एहसान है मेरे पे, करम है, बड़ों की दुआ है। सुल्तान भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि कोई और दक्कनी कलाम आप ज़रूर सुनाएं। अच्छी बात है। बजे 2-3 टनाटन की दनादन की दनादन, बजे 2-3 टनाटन की दनादन की दनादन, दे दनादन की दनादन, दे दनादन की दनादन, दे दनादन की दनादन, दे दनादन की दनादन, बजे 2-3 टनाटन की दनादन की दनादन। उठा दे तू जरा चिलमन, उठा दे तू जरा चिलमन, कि दनादन की दनादन के दनादन की दनादन के दनादन की दनादन के दनादन की दनादन के दनादन की दनादन। सैली की ऊंची पिशानी भरी महफिल में पहचानी, सैली की ऊंची पिशानी भरी महफिल में पहचानी, यह साजन की निशानी, दे दनादन की दनादन, दे दनादन की दनादन, दे दनादन की दनादन। सैली के बाग को जाना, वहाँ के नींबू चुराना, सैली के बाग को जाना, वहाँ के नींबू चुराना, वहाँ का माली दीवाना, दे दनादन की दनादन, वहाँ का माली दीवाना, दे दनादन की दनादन, दे दनादन की दनादन, दे दनादन की दनादन, दे दनादन की दनादन, दे दनादन की दनादन। बजे 2-3 टनाटन की दनादन की दनादन, उठा दे तू जरा चिलमन, की दनादन की दनादन। बहुत ही ज़बरदस्त आप कलाम भी चूज़ करते हैं और गाते भी बड़ा मज़ा लेके गाते हैं सुल्तान भाई, और आपको देखकर हमें भी मज़ा आता है। वाकई बहुत ज़बरदस्त। नवाजिश, बहुत नवाजिश। एक सवाल यहाँ पर जुड़ता यह है कि एक तबला नवाज को कुछ एलिमेंट तैयार करके रखने चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, महफिल में जब आ जाते हैं, मार्केट में जब आ जाते हैं, तो सब चीज़ अपने साथ रखना पड़ता है। जैसे दफ है, ढोलक है, गज़ल के लिए है, क़व्वाली के लिए है, हर चीज़ के लिए है। तबला जैसे नौबत है, मरफ़ा है, यानी आप महफिल के रंग के हिसाब से आप बजाना चाहिए, ये बता रहे हैं आप, ठीक है ना? जैसे मरफे की अगर धुन हो तो वो किस तरीके से रहेगी? उसका बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है। वो तबले के जरिए आप उसका रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। तबले के जरिए से अपन कर लेते हैं। नौबत का कोई पीस बजाना पड़े तो वो किस तरीके से रहेगा? अगर दफ मान लीजिए, क्योंकि लंबी जुदाई एक गाना काफी हिट रहा माशाल्लाह। हाँ, वाह क्या बात है। बहुत अच्छी बात है सुल्तान भाई। बहरहाल आप हर रंग में ढल जाते हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में तबले के ज़रिए अपना फ़न बताते हैं। तो बहरहाल दूसरों में ये नहीं है बात, जी जी, दूसरे आर्टिस्टों में ये बात नहीं है। बस अपना तबला ले लिए, जो भी अपना दिल में आ बजा लिए। कोई फरमाइश करे तो वो भी नहीं बजा सकते। अब हम लोग क्योंकि उस्तादों का दिया हुआ अतिया है ये, इसको जो है बाखूबी निभा लेते हैं। बस क्या बात है। बहरहाल बहुत सारी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स
देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के मायानाज तबला नवाज सुल्तान अहमद साहब से। ब्रेक से पहले हमने जाना इनकी ज़िंदगी के बारे में। हम आगे जानना चाहेंगे सुल्तान अहमद साहब कि आपने तबले को आगे किया और गायकी को पीछे किया, लेकिन जो दक्कनी अंदाज के गीतों का जो चलन है आज वो नहीं रहा। नहीं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जिनके पास काबिलियत ही नहीं है तो रहेंगे कहाँ से? काबिलियत होना चाहिए उसके लिए। अब हम उसको संभाल के रखे हैं, जैसा भी आता है हम उसको गाते हैं, पेश करते हैं उसको। नहीं, लेकिन कोई और आगे बढ़ना नहीं चाहता, इसका रीज़न क्या है? क्या दक्कनी गीतों को सुनने वाले नाजरीन या शायकीन कम हो गए हैं? वैसा नहीं है साहब। असल बात क्या है कि उससे वक्फियत ही नहीं है, उसको मालूमात ही नहीं है लोगों को। पहली चीज़ तो ये दक्कनी क्या होता है लोगों को, आजकल के लोगों को नहीं मालूम। हमको मालूम है क्योंकि हम अल्लाह करम से 49 साल फील्ड में आकर हो गए हमारे को, तो हमारे को सब मालूम है, हमको सब रोशन है और हम लोग ये काम करते रहते हैं अभी भी। नहीं, जहाँ पर दक्कनी का जिक्र होता है तो दक्कनी गीतों के अलावा भी ढोलक के गीत भी हुआ करते थे। आज वैसे महफिलें नहीं हो पा रही हैं। इसका रीज़न क्या है कि आर्टिस्ट वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं या फिर सुनने वालों की तादाद घटती जा रही है? नहीं, आर्टिस्ट तो खैर अपनी जगह पे है, मगर सुनने वालों को ये शऊर नहीं है इसका कि दक्कनी गीत क्या होते, ढोलक के गीत क्या होते। फिर भी बाद जगह ये चीज़ों का जो है रिवाज आज भी कायम है। जैसे कि साचक मेहंदी है, रस्म रिवाज है, शादी के आज भी जो है औरतें आके जो है ढोलक के गीत गाते हैं और हम भी जाते हैं, हम भी जाकर जो है कभी ढोलक के गीत वगैरह मज़ा के गीत भी कर लेते हैं। नहीं, अगर ये दक्कनी गीतों को ज़िंदा रखने के लिए क्या किया जा सकता है? इसकी जुस्तजू में रहना, इसको लगे हुए रहना इसके पीछे, तो ये चीज़ जिंदा रह सकती है। कौन? हाँ, कौन बताइए? कौन क्या? अब जैसे कि अब लेडीज़ में ज़्यादातर ढोलक के गीत होते हैं, तो ये लेडीज़ जैसे मिरासनिया कहते हैं वो लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, इसको जिंदा रखना चाहिए। चलिए, हम आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि कोई और दक्कनी कलाम आप ज़रूर सुनाएं। तेरी सूरत पे प्यार आता है, 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 देखते ही बुखार आता है, देखते ही बुखार आता है। उनकी तो शखरत मुझको याद आती है, उनकी तो शखरत मुझको याद आती है, जब भी जाड़ा बुखार आता है, जब भी जाड़ा बुखार आता है, उनकी सूरत पे प्यार। मेरी कमर में हाथ उनो डालते, मेरी कमर में हाथ उनो डालते, रोड पे जब उतार आता है, रोड पे जब उतार आता है, उनकी सूरत पे प्यार आता है, तेरी सूरत पे प्यार आता है। मिक्सिया टेप रिकॉर्डर और वीजा लिए, मिक्सिया टेप रिकॉर्डर और वीजा लिए, मेरा दुबई से यार
आता है मेरा दुबई से यार, आता है उनकी सूरत पे प्यार, आता है। हाँ सुल्तान भाई, बहुत ज़बरदस्त आप जो है दक्कनी कलाम सुनाते हैं, शुक्रिया, बहुत मज़ा आता है। तो शुक्रिया, बहुत अच्छा सुल्तान भाई, अभी हम जो जिक्र करना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई ख़ास अहम शख्सियत रही हो जिसे आप इस प्रोग्राम के ज़रिए याद करना चाहते हैं, वो आप ज़रूर देखिए, मैं ज़माने से गज़ल तो गाता ही था, मज़ाया गीत भी गाता ही था, ढोलके गीत भी गाता था और बहुत सारी चीज़ें गाता था। मगर जब पाकिस्तान के ग़ुलाम फ़रीद साबरी को सुना, मैं उनकी क़वालियों को सुना, तो वो मुझे बहुत दिल पे लगी उनकी चीज़ें। तो वो जब हैदराबाद आए 77 में, तो मैंने पहली मुलाकात उनकी जो है इंडोर स्टेडियम में किया। फिर उसके बाद में दूसरी तीसरी मुलाकात में मेरे घर पे दावत के लिए बुलाया और उनके क़वालियों से बहुत मुतासिर हुआ मैं, और मेरे घर पर जो है बाज़ाब्ता बुलाकर उनका शागिर्द हुआ मैं और उनकी चीज़ें मैं गाने लगा। जब उनकी चीज़ें गाने लगा तो लोग मेरे को बोलने लगे कि भाई ये तो ग़ुलाम फ़रीद साबरी की कापी है, बिल्कुल हूबहू गाते हैं। तो एग्जीबिशन क्लब में भी मेरे प्रोग्राम्स होते थे, एग्जीबिशन ग्राउंड पे भी मेरे प्रोग्राम होते थे और क़व्वाली के होते थे। अच्छा। और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद में एक ही शागिर्द हूँ उनका, ग़ुलाम फ़रीद मकबूल अहमद साबरी का। वैसे तो मुन्नी बेगम के साथ बजा लिए, गा लिए, मेहदी हसन साहब के साथ बजा लिए, गा लिए, ग़ुलाम अली साहब के साथ बजा लिए, गा लिए, मगर हम ग़ुलाम फ़रीद साबरी को सुनाए, ग़ुलाम फ़रीद साबरी हमको सुनाए। अच्छा, ये बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, यादगार। बिल्कुल यादगार, बिल्कुल यादगार। ये लम्हात आपके लिए यादगार रहे। और मैंने उस वक्त ग़ुलाम फ़रीद साबरी के सामने बड़े बड़े फ़नकारों को भी पेश किया अपने हैदराबाद के। अच्छा। जैसे आबिद अली साहब है, हमीदा खानम मेरी वाइफ, उसमें से चंद लोग भी थे उनके शागिर्द हुए, बाद में उनकी नकल करने लगे, उसके बाद में उन्होंने जूनियर। लेकिन आप ये मानते हैं कि सच्चे शागिर्द आप हैं? बस जूनियर साबरी ब्रदर में कभी अपने आप को नहीं बोला, मैं सिर्फ शागिर्द मानता हूँ, बस मैं अपने आप को उनका शागिर्द हूँ मैं बस। ओके। और आज कभी भी मैं बोलता हूँ कि बस तबले में पापा खान साहब का शागिर्द हूँ, गायकी में जब ग़ुलाम फ़रीद साबरी, ग़ुलाम फ़रीद साबरी का। अच्छा, अब हम बात करेंगे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीज़न 1 की। उस बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ज़रूर बताइए, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? पहली चीज़ तो ये है कि आप खुद मेरे सामने हैं और आप खुद मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि लाफ्टर चैलेंज का जब ऑडिशन हैदराबाद में हो रहे थे तो उस वक्त बहुत से मिशन, बहुत से चीज़ें हुई, बहुत से डायरेक्टर आए, मगर आपने मुझे तारुफ़ कराया, वो डायरेक्टर से मिलाया और मुझे ये बताया कि भाई ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, आप इसको अपने कॉमेडी शो में रखिए। फिर डॉक्टर साहब पसंद किए, आप ख़ुद मेरे को लिया के जो है लाफ्टर चैलेंज के डायरेक्टर से मिलाए करे। उसके बाद में फिर मैं आपके साथ बम्बई चला और पहला एपिसोड आपका ही बजाया मैं। उसके बाद में फिर 52 आर्टिस्टों के साथ भी मैंने संगत की और उसका सबसे बड़ा शाहबुद्दीन साहब का पाया पाया जो आजकल फेम है बहुत, उसकी कंपोजिशन भी किया मैंने, रिदम भी किया। अब अल्लाह की ये बड़ी मेहरबानी है हमारे पे कि बम्बई में बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, मगर आपने मुझे वहाँ पर ले आकर मुझे खपा के सारी दुनिया में मेरा नाम रोशन किया। इसके लिए मैं आपका ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए मौका था, आप जो है जुड़ गए और अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी नाम भी कमाया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह है कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीज़न 1 में मुंबई के साजिंदों के साथ ख़ास तौर पर आपको चुनना एक बहुत बड़ा एजाज़ था। लेकिन जिस वक्त वो बम्बई के साजिंदों के साथ आप बजा रहे थे तो आपको क्या फीलिंग हो रही थी? खुशी के लम्हात थे, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा रहन सहन था, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा
एक किस्म का एक अजीब ही टाइप का, क्योंकि ज़िंदगी में कभी गए नहीं थे, टीवी मालूम ही नहीं था। और फिर आपके ज़रिए से जब गए तो बहुत उसमें जाइन लीवर साहब, दिनेश अंगू, घनश्याम और जगदीप भाई, राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, एहसान कुरैशी, फिर आप बेदी, ये लोगों को, इन लोगों के बीच में रहते थे। हंसना बोलना, एक खुशगवार माहौल था और बहुत अच्छी इज़्ज़त मिली, बहुत अच्छा मुकाम मिला, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहा। और बम्बई के आर्टिस्ट भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करें उस वक्त। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक और दक्कनी कलाम हमारे नाजरीन के लिए ज़रूर सुनाएं। अपन अलग रहेंगे दोनों मजा करेंगे, वो अपन अलग रहेंगे दोनों मजा करेंगे। अपन अलग रहेंगे दोनों मजा करेंगे, अपन अलग रहेंगे दोनों मजा करेंगे, वो अपन अलग रहेंगे दोनों मजा करेंगे, वो अपन अलग रहेंगे दोनों मजा करेंगे। तेरी अम्मा मेरी सास, सुनिए जानी भाई, तेरी अम्मा मेरी सास वो तो चूल्हे में की राख, तेरी अम्मा मेरी सास वो तो चूल्हे में की राख, उसे झाड़ को फेंकेंगे अपन मजा करेंगे, उसे झाड़ को फेंकेंगे अपन मजा करेंगे, वो अपन अलग रहेंगे दोनों मजा करेंगे, वो अपन अलग रहेंगे दोनों मजा करेंगे। तेरा बाप मेरा ससुरा वो तो मंदे में का बकरा, तेरा बाप मेरा ससुरा वो तो मंदे में का बकरा, उसे ज़ुबह करेंगे अपन मजा करेंगे, उसे ज़ुबह करेंगे अपन मजा करेंगे, अपन मजा करेंगे, अपन मजा करेंगे, वो अपन अलग रहेंगे दोनों मजा करेंगे, अपन अलग रहेंगे दोनों मजा करेंगे। क्या बात है सुल्तान भाई। अब मैं बात करूंगा गज़ल प्रोग्राम, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम और कॉमेडी प्रोग्राम। इन प्रोग्रामों में आप अपने हुनर का जादू जगाते हैं, अपने थिरकते तालों का मुजाहरा करते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तो जब कॉमेडी प्रोग्राम तो जो है एक 2-3 घंटे में हो जाता है, मतलब वो नहीं आता। गज़ल में मज़ा ज़्यादा आता, क्योंकि गज़ल में हमारी पेशकश, हमारे रियाज का खुलासा करने के लिए और कुछ तबले का काम पेश करने के लिए हमको मौका मिलता है, वो अच्छा दिखता है मेरे को। ऑर्केस्ट्रा में तो क्या है कि ऑर्केस्ट्रा में जो है वहाँ रिकॉर्डिंग में 500 आदमी भी आते हैं, वहाँ 6-6 तबले बजते, 4-4 ढोलक बजते। अब यहाँ हम खाली 4 म्यूजिशन, एक आर्गन, एक जाज, एक प्याड, एक हम, तो कोई बात वो अनसुनी रहती, वो कोई अहमियत नहीं रहती जिसकी, क्योंकि हमारी जो पेशकश है वो सामने नहीं आती। गज़ल में सामने आती है, ख़वाली में सामने आती, क्लासिकल में सामने आती, लाइट क्लासिकल में सामने आती। हमारा सोलो प्रोग्राम जो होता वो जब सामने आता, हमारे अपने फ़न का मुजाहरा करने के बाद वो उसमें अच्छा दिखता। उसमें आपने बहुत सारे इंटरनेशनल टूर किए, दुबई में भी परफॉर्म किया, मस्कत में भी किया, बहरीन, मुख्तलिफ मकामात पे, लेकिन ऑडियंस सबसे ज़्यादा कैची कहाँ से? दुबई में मैं जब करता था, प्रोग्राम करता था मैं, तो मेरे को एक ही मरतबा शारजा स्टेडियम में मेहदी हसन साहब का था प्रोग्राम, और मैंने उनके साथ 2 गज़ल बजाई और उनके प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया, बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत शोहरत मिली। और हैदराबाद में मुन्नी बेगम आए, उनके साथ बजाया, जब मज़ा आया। आसिफ अली के साथ बजाया, पाकिस्तान के ज़फ़र अली, उनके साथ मैंने बजाया, तो अच्छा मज़ा आया वहाँ पर। मैं काफ़ी सालों तक वहाँ पर रहा और हर इंडियन, हर पाकिस्तानी के साथ बहुत बजाया। नहीं, ये तो आपने तबले का कमाल बताया, लेकिन शायकीन, ऑडियंस आपको कहाँ की बेहतर लगी? दुबई की।
दुबई की दुबई, audience? शारजा आइलैंड। क्यों हैदराबाद की ऑडियंस आपको प्यार नहीं देती? नहीं हैदराबाद, आप- सुनिए मैं आपको से बताता हूँ। दुबई में, शारजा में, आइलैंड में हैदराबाद की जो ऑडियंस है अच्छा हैदराबाद की जो ऑडियंस है, अच्छा और वहाँ के लोग कम रहते हैं, कम समझते हैं, क्योंकि ये हिंदी मामला है। अच्छा हाँ, वहाँ दफ का मामला है, वहाँ पर मरफे का मामला है, एक हाथ का साथ जो होता उसका, जी, जी। ये सर पे जाती उनकी बात। हमारे इंडियन ही जो वहाँ पर हमारे को सपोर्ट करते थे। अच्छा, अभी आप जो मुसलसिल पिछले कई सालों से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, सुनहरी यादें, जी, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। सुनहरी यादें जो है, मैं आपको एक, ये शुरुआत कैसा हुई मैं आपको बताता हूँ। मेरी वाइफ थे हमीदा खानम, जी जी। वो पुराने गाने बहुत गाते थे, अच्छा तो उनके लिए मैंने जो है ऐसे गाने गाते थे वो, जो लोगों को याद भी नहीं है, अच्छा लोग नहीं सुने, और तो मैंने उनके लिए ये टाइटल सेलेक्ट किया। तो सुनहरी यादें मैंने 30 से 35 शो किया मैंने, गांधी भवन, इंदिरा प्यादे शनियार, रविंद्र भारती, मुख्तलिफ स्टेज पे आप ये कुली प्रोग्राम- खुतब शाह स्टेडियम, जी जी। मुख्तलिफ शो किया मैं, मगर 35 से 40 शो मैंने किया है। और वो उन्हीं के लिए मैंने ये टाइटल आज भी करता हूँ मैं, सुनहरी यादें। वो उसमें ये है कि पुराने शायर, पुराने गाने जो लोगों के जहनों से हट गए, उसको सुनाना, उसको पेश करना। ये दूसरे आर्टिस्टों में नहीं है, ये मेरे पास है। मैं सेलेक्ट करता हूँ गाने, वही गाने पेश होते हैं जो अच्छा। आप नहीं सुने। हाँ, उसका नाम है सुनहरी यादें। अब सुनी सुनाई हुई चीज़ तो आप गा लीजिए, मैं बजा देता हूँ, वो तो कॉमन बात हो गई। जो चीज़ नहीं आई, आपके कान से नहीं गुजरी, आपकी नज़र से, अगर वो चीज़ पेश होता उसके लिए ये बड़ा नहीं, लेकिन सुल्तान भाई, आपने जिक्र किया कि ऐसे गीत आपके इस प्रोग्राम सुनहरी यादों के ज़रिए आप पेश करते हैं जो अनसुने हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जुड़ती है, वो ये कि क्या ऐसे प्रोग्रामों में भी शायकीन, सुनने वाले आते हैं? बहुत कसरत से आते हैं, अच्छा क्योंकि एक तो हमीदा खानम का नाम है, दूसरे जो फिर हमारा थोड़ी बहुत मेहनत है हमारी, तो ये दोनों के नाम से लोग काफ़ी आ जाते हैं। आप कभी हमारे शो में आइए, आप देखिए, थिएटर भर जाती है। खैर आपको तो क्या बोलना है, बहुत जी, जी। बहुत चाहने बिल्कुल। वाले हैं, आज भी कदरदां हैं उसके। जब आपने सुनहरी यादें। यादें का जिक्र किया है, तो वो गीत ज़रूर सुनाएं, तुम अपना गम। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में, ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में। जरा बुरा क्या है अगर अपनी निगहबानी मुझे दे दो। बुरा क्या है अगर अपनी निगहबानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। वाह वाह वाह, ये तो बहुत खूबसूरत सी यादें वाह, जी, आपके साथ जी, जुड़ी हुई जी, हैं। जी। हाँ, इस प्रोग्राम के जरिए आप एक पेश और करते गीत हैं। सुनाता हूँ मैं आपको, अगर आपकी इजाजत हो। जी। देखो जी बहार आई, बागों में खिली कलियां। क्या बात है। ये आजकल नहीं गाते, कोई न सिंगर गाते हैं ना कोई गाते। ये ऐसे गीत हैं जिसको दिलीप कुमार ने पसंद किया, मुखरी साहब ने पसंद किया, अजीत साहब ने पसंद किया,
जब निज़ाम क्लब में बड़े बड़े स्टेजों पे उनके प्रोग्राम होते कभी आ जाते थे तो दिलीप साहब तो बोलते थे कि मेरे बचपन के गीत हैं ये, आपको कैसे याद है। तो ये बड़े गीतों का, इसका म्यूज़िक भी याद है, इसकी शायरी भी याद है, इसका हीरो हीरोइन भी याद है, मगर आज का तो कुछ भी याद नहीं है। सही है, सही है। लेकिन आप गाते हैं इसीलिए लोग नहीं गाते हैं, बस ऐसे ही है। हाँ, हम गाते हैं, लोग नहीं गाते, लोग नहीं गाते क्योंकि हमारे पास है, हम गाते हैं। आपके पास उतना कलेक्शन है। बिल्कुल है, बिल्कुल। रेयर कलेक्शन। हाँ, हमारी बीवी को, हमीदा खानम को 600 गाने ज़बानी याद थे। अच्छा। ज़िंदगी में कभी डायरी नहीं देखे उन्होंने, कागज़ नहीं देखे उन्होंने, ज़बानी गाते थे और हम बजाते थे। और उनके तरफ से भी मुझे पुराने गानों का शौक़ पैदा हुआ, पुरानी संगीत से बहुत लगाव हुआ। और आज तकरीबन मैं समझता हूँ पुराने गाने बजाने में भी थोड़ा बहुत शर्फ मुझे हासिल है। जी जी। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पर, इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, मुझे शुक्रिया। याद किया आपने। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।